Hello friends, welcome to your channel GS with Pravesh. In this video, we are going to discuss important PIB news for UPSC of 4th of May 2025. 4 मई 2025 की जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं यूपीएससी के हिसाब से उनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। और शुरू करते हैं। जो आज की हमारी सबसे पहली न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू डीआरडीओ एंड डीआरडीओ हैज़ डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म। तो इसका जो प्रोटोटाइप है ये डेवलप किया गया है डीआरडीओ द्वारा। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। डीआरडीओ हैज सक्सेसफुली कैरिड आउट मेडन फ्लाइट ट्रायल्स ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म फ्रॉम श्योपुर ट्रायल साइट इन मध्य प्रदेश। अब ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें आपसे जो क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है कि स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म की जो फ्लाइट टेस्टिंग हुई थी वो कहाँ से हुई थी, वो श्योपुर में हुई थी। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। श्योपुर मध्य प्रदेश के अंदर आता है। और इस जो ये हमारा प्रोटोटाइप है इसको किसने डेवलप किया है? इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, जो कि आगरा में लोकेटेड है। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे। और इसको स्ट्रेटोस्फेरिक में कितने किलोमीटर के हाइट पे किया गया है? 17 किलोमीटर्स की हाइट के अराउंड किया गया है। एंड इसके ज़रिए फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि इंडिया वुड बिल्ड अ हाई लाइटर देन एयर हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म सिस्टम्स, जो कि बहुत लंबे समय तक हवा में रह सकते हैं। एंड दे कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस डिफेंस रिलेटेड पर्पजेस लाइक सर्वेलियांस, रिकॉन्सा। तो इन सारी चीज़ों के लिए उनको यूज़ किया जा सकता है। तो इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म के बारे में। अब अगर हम अपने एटमॉस्फेयर की बात करें तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें 5 लेयर्स होते हैं। आप अपनी फिजिकल ज्योग्राफी जो एनसीईआरटी की है क्लास 11th की, वहाँ पर जा करके एक बार इसको ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा। 5 लेयर्स मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। एक क्विक, एक ट्रोपोस्फियर होता है। ट्रोपोस्फियर के ऊपर हमारा स्ट्रेटोस्फियर होता है। ठीक है, जिस पर ये एयरशिप प्लेटफॉर्म और स्ट्रेटोस्फियर जो है वो याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है अर्थ का। ठीक है, इट इज एक्सटेंड्स नॉर्मली बियॉन्ड 13 किलोमीटर अप टू 50 किलोमीटर। और यहीं पर जो है स्ट्रेटोस्फियर में जो है आपकी ओजोन भी पाई जाती है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर में ही ओजोन पाई जाती है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लेयर बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर मीजोस्फियर होता है 80 किलोमीटर तक। देन वी हैव थर्मोस्फियर अप टू 400 किलोमीटर। और उसके ऊपर जो है वो आपका एक्सोस्फीयर होता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके अलावा जो सबसे हमारा लोअर मोस्ट लेयर है वो कौन सा है? ट्रोपोस्फियर है। ठीक है, तो सबसे नीचे कौन सा होता है? ट्रोपोस्फियर। और इसकी जो पोल के ऊपर हाइट होती है वो होती है अप टू 8 किलोमीटर। एंड इक्वेटर में जो है इसकी हाइट होती है 18 किलोमीटर। अब इक्वेटर में इतनी ज़्यादा हाइट क्यों होती है? क्योंकि जो कन्वेक्शनल करंट्स होते हैं उसके कारण जो वार्म एयर होता है या हीटेड एयर होती है वो बहुत ऊपर तक चली जाती है, इसलिए इक्वेटर में इसकी हाइट इतनी ज़्यादा होती है। तो याद रखिएगा इक्वेटर में। ट्रोपोस्फियर ही वो लेयर है जहाँ पर सारा जितना भी हम लोग क्लाउड, रेनफॉल ये सब देखते हैं वो सब होता है। इसीलिए जो आपके प्लेन्स होते हैं वो कहाँ पर उड़ते हैं? स्ट्रेटोस्फियर में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्लेन्स किस में होंगे, प्लेन्स जो हैं वो आपके कौन से स्फीयर में होंगे? तो स्ट्रेटोस्फियर में होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म एंड द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू सिंगापुर। एंड सिंगापुर में जो अभी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं लॉरेंस वोंग, उन्होंने इलेक्शंस जीत लिया है और प्राइम मिनिस्टर ने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया है। ठीक है, तो सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर खुद, उसी नाम से। ठीक है, एंड सिंगापुर के जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं लॉरेंस वोंग, आप याद रखेंगे इनका नाम, कई बार यूपीएससी में इस तरह से पूछ लिया जाता है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज़। एंड जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू अ स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज दैट इज स्वामित्व। तो इस बार जो वर्ल्ड बैंक में अभी एक मीटिंग होने वाली है 5th to 8th मई के बीच में, लैंड कॉन्फ्रेंस 2025 वर्ल्ड बैंक की। वहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो अपनी 2 स्कीम्स लेकर के जा रही है। एक है स्वामित्व स्कीम एंड दूसरी है ग्राम मानचित्र प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो हमारे लिए आपसे पूछा जा सकता है कि स्वामित्व स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री की है? तो इट इज़ अ स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। स्वामित्व का फुल फॉर्म क्या है? सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग with improvised technology in village areas. Basically it is a scheme of mapping the villages by using the drones. drones का इस्तेमाल करके गांव में जो आबादी लैंड है जहां पर लोग रहते हैं
उसको मेजर करना, ठीक है, और उसके जो है लोगों को लैंड रिकॉर्ड्स या राइट्स देना ताकि वो उनका और ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग स्वामित्व के बारे में, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। और आप सोचिए कि जब गवर्नमेंट इसको लेकर के जा रही है वर्ल्ड बैंक की लैंड कॉन्फ्रेंस में, तो इस स्कीम के बहुत हाई चांसेस हैं आपसे यूपीएससी में पूछे जाने के। एंड इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर एम्पावरिंग द पीपल। और रूरल पीपल जिन जो उस जमीन पर कई सालों से रह रहे थे, दे वर लिविंग ऑन दैट पीस ऑफ लैंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट स्टिल दे वर नॉट हैविंग द प्रॉपर्टी राइट्स। तो स्वामित्व जो है वो उनको प्रॉपर्टी राइट्स देता है, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, और जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है अगेन दैट इज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना जो है ये बोला है कि वी आर डेवलपिंग आवर अ सिंगल ऐप दैट विल रिप्लेस द एग्जिस्टिंग 40 एप्स यूज्ड बाय डिफरेंट इलेक्शन ऑफिसर्स। तो अभी तक जो इलेक्शन ऑफिसर्स अलग अलग 40 सी विजिल का ऐप हो या फिर ईआरओ ऐप हो, ईआरओ नेट हो, और सारे जो ऐप्स यूज करते थे उनकी जगह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक सिंगल ऐप लेकर के आ रहा है, और इसका क्या नाम होगा, ईसीआई नेट ऐप, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा। आपसे सरल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इजी क्वेश्चन, की ईसीआई नेट ऐप क्या है। इट इज एन इंटीग्रेटेड ऐप बीइंग लॉन्च्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर इट्स ऑल स्टेक होल्डर्स, जहां पर ऑफिशियल्स हों, लोकल पीपल हो, उनको जो है ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिलेगी, ठीक है। अब इसको जो है वो कौन कौन से ये रूल्स को फॉलो करेगा, तो एक बार हम ये भी समझ लेते हैं कि इलेक्शन से रिलेटेड कौन कौन से रूल्स चल रहे हैं इंडिया में। तो एक तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 है, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स 1960, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961। तो ये सारे जो हैं इलेक्शन से रिलेटेड रूल्स हैं जो अभी इंडिया में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉलो कराता है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950-51, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, और जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू एशियन डेवलपमेंट बैंक। और इसकी जो 58th एनुअल मीटिंग होने वाली है उसमें हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, वो इंडियन डेलीगेशन को लीड करेंगी। और ये कहाँ पर हो रही है, मिलान इटली में हो रही है, फ्रॉम 4 मई टू 7 मई 2025, ठीक है। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये क्या बैंक है, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में याद रखिएगा कि इट इज आ रीजनल डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। ये एक तरह का रीजनल डेवलपमेंट बैंक है एंड इट प्रमोट सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एशिया, ठीक है। तो एशिया के अंदर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक को बनाया गया था। कब बना था ये, 19 दिसंबर 1966 में बना था, ठीक है। 19 दिसंबर 1966 में बना था, 1966 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इट इज हेडक्वार्टर्ड इन मनीला, फिलीपींस, ठीक है। जब ये बना था तब इसके कितने मेंबर्स थे, 31 मेंबर्स थे। अभी कितने मेंबर्स हैं इसके, एट प्रेजेंट इट हैज 69 मेंबर्स। जब भी आप कोई भी बैंक देखें, चाहे वो एशियन डेवलपमेंट बैंक देखें, वर्ल्ड बैंक देखें, न्यू डेवलपमेंट बैंक देखें, या और भी कोई बैंक देखें, तो ये जरूर देखें कि उसमें शेयर होल्डर कौन है या सबसे ज्यादा स्टेक किसका है, ठीक है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा स्टेक है यूएस एंड जापान का, ठीक है। और उसी हिसाब से वोटिंग राइट्स भी मिले हुए हैं। यूएस एंड जापान हैव अ शेयर ऑफ नियरली 15%। चाइना उसके बाद आता है विच हैज अ शेयर ऑफ 6.424%। एंड देन वी हैव इंडिया विच हैज अ शेयर ऑफ, इंडिया का शेयर कितना है, 6.317% इन द एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, और जो हमारी नेक्स्ट न्यूज जो हमारी इंपॉर्टेंट है दैट इज रिलेटेड टू खेलो इंडिया यूथ गेम्स। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 7th एडिशन है वो कहाँ पर हो रहा है, बिहार में, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने आज जो है वो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शुरू कर दिया, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 7th वाले जो हैं 2025 में कहाँ हो रहे हैं, 4 से 15 मई के बीच में बिहार में होंगे। और इसका जो मैस्कट है वो क्या है, गज सिम्हा, ठीक है। तो याद रखिएगा इसके मैस्कट को, गज सिम्हा, ठीक है। तो जिसका हाथी का सिर है
और शेर की बॉडी है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखेंगे हम लोग। अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हैं वे कब शुरू किए गए थे? दे वर लॉन्च्ड ऑन अक्टूबर 14 2017। अक्टूबर 14 2017 को खेलो इंडिया प्रोग्राम के अंदर इनको शुरू किया गया था। और इनका क्या ऑब्जेक्टिव है? दे हैव ट्विन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मास पार्टिसिपेशन एंड प्रमोशन ऑफ एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स, ठीक है। तो बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें और एक्सीलेंस आए, इसके लिए खेलो इंडिया प्रोग्राम शुरू किया गया था। और जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हमारे 2025 में हो रहे हैं उसमें पहली बार ई स्पोर्ट्स को शामिल किया गया है। फॉर द फर्स्ट टाइम ई स्पोर्ट्स हैव बीन इंक्लूडेड इन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। एंड स्पोर्ट्स के मामले में एक चीज जो बहुत प्रोमिनेंटली प्राइम मिनिस्टर बार बार अपनी स्पीच में बोल रहे हैं वो ये है कि इन 2036 इंडिया विल ट्राई टू होस्ट द ओलंपिक गेम 2036 का इंडिया टारगेट कर रहा है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 2028 के ओलंपिक्स कहाँ होने वाले हैं? तो 2028 के ओलंपिक आपके होंगे लॉस एंजलिस में, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। और ओलंपिक से जुड़ा हुआ आप थोड़ा बहुत और भी पढ़ते रहें, क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर किसी चीज पर फोकस कर रहे हैं तो वो यूपीएससी का भी फोकस पॉइंट बन जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज। और जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है दैट इज अ फॉर्मूला विच इज गिवन बाय आवर एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। तो मैं हमेशा, आपने एक चीज अगर आप वीडियोस को ध्यान से सुने तो आई ऑलवेज से श्री बिफोर एनी मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर। इट इज बिकॉज वंस आई वॉज देयर इन द एसएसबी एंड आई जस्ट द इंटरव्यू मेंबर आस्क्ड मी कि हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर कौन है, ठीक है। और उस समय सुषमा स्वराज थी, तो मैंने बोल दिया सुषमा स्वराज, ठीक है। एंड दे रिप्लाइड कि श्रीमती सुषमा स्वराज। तो जब भी आप किसी भी मिनिस्टर का नाम लें तो प्लीज उसके नाम के पहले श्री और श्रीमती जरूर लगाएं, ठीक है। तो श्री शिवराज सिंह चौहान ने, जो हमारे कृषि मंत्री हैं, उन्होंने यह फॉर्मूला दिया है -5 + 10 फॉर्मूला। और ये -5 + 10 क्या है कि वी नीड टू रिड्यूस द एरिया ऑफ राइस कल्टीवेशन बाय 5 मिलियन हेक्टेयर। राइस का जो कल्टीवेशन का एरिया है वो 5 मिलियन हेक्टेयर कम करना है और उसका जो प्रोडक्शन है वो 10 मिलियन बढ़ाना है, 10 मिलियन टन्स बढ़ाना है और बाकी बचे हुए एरिया में। और ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि हम जो पल्सेस और ऑयल सीड्स हैं वो उगा सकें बचे हुए लैंड में। जो 5 मिलियन हेक्टेयर्स राइस से बचेगी उसमें हम पल्सेस और ऑयल सीड उगाएं, क्योंकि राइस हम एक्सेस प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड पल्सेस एंड ऑयल सीड्स के लिए हम लोग जो हैं वो डिपेंडेंट हैं उसके ऊपर, इंपोर्ट के ऊपर, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज। और जो हमारी आज की लास्ट न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज। तो भारत की पहली, इंडियाज फर्स्ट जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज हैव बीन डेवलप्ड बाय ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। और इनका नाम क्या है? DRR राइस 100 कमला एंड पूसा DST राइस 1। तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा, DRR राइस 100 कमला एंड पूसा DST राइस 1, जो कि इंडिया की पहली जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज हैं, ठीक है। अब इनको जो है वो कैसे डेवलप किया गया है? दे हैव बीन डेवलप्ड यूजिंग जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन CRISPR CAS, ठीक है। कई बार यूपीएससी आपसे सिंपल पूछ लेता है कि CRISPR CAS क्या है, CRISPR CAS क्या है। इट इज अ जीनोम एडिटिंग टेक्निक। और ये नाम तो हम लोग याद ही रखेंगे इंडिया की पहली जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज का, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।